तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SR करियर इलेक्ट्रिकल पर। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने पिछली जो वीडियो अपलोडेड की थी उसमें सारे हमने ट्रेनिंग ऑफिसर के 2016 में जितने भी पेपर प्रीवियस ईयर में हुए वो हमने उनके सॉल्यूशन व्याख्या सहित बहुत इजीली भाषा में हल करवाए। अब हमने अगली सीरीज में सोचा क्यों ना हम टेक्निकल हेल्पर की ओर बढ़ें, जिसकी अभी वैकेंसी आई हुई है। क्या ये आई हुई है? अभी वैकेंसी आई हुई है। तो हमने कहा कि इसके 2018 में जितने भी पेपर हुए उन्हें हल कराए जाएं और 2013 में जितने पेपर हल हुए थे उन्हें हल कराए जाएं। तो हमने सोचा कि 2013 में कुछ और लेवल रहा होगा और 2018 में लेवल में कुछ ना कुछ तो बढ़ावा हुआ होगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले हम 2018 के ही पेपरों को क्या कराएं, हल कराएं। तो हम उन पेपरों में सबसे पहले हमने सोचा कि हम 23 तारीख को जो टेक्निकल हेल्पर का पेपर 2018 में 23/8 2018 को जो पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर था, उसे क्यों ना हम हल करा दें। क्योंकि अभी वैकेंसी भी आई हुई है राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में और इसके पेपर भी होंगे। थोड़ा सा इसके सिलेबस में चेंज हुआ है, प्री मेंस वाला सिस्टम आ गया है, मगर क्या इलेक्ट्रीशियन थ्योरी बदलने वाली है? बिल्कुल बदलने वाली नहीं है। तो आप क्वेश्चन पेपर जितने ज़्यादा लगाएंगे आपको पेपर में उतनी, यानी जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे एग्ज़ाम हॉल में तो बिल्कुल इजीली तरीके से वहाँ पेपर दे रहे होंगे, कॉन्फिडेंस के साथ, मोटिवेशन के साथ दे रहे होंगे। तो हमने सोचा कि इसके जितने भी पेपर 2018 में हुए हैं हम सभी शिफ्टों के हल कराएंगे। अगर हम बात करें सिलेबस की 2018 में जो रहा, आज 2022 में बदल गया है, ये प्री मेंस वाला आ गया है सिस्टम, तो इसके बारे में भी हम कभी चर्चा कर लेंगे। तो 2018 में जो इसका सिलेबस था उसमें टोटल 150 क्वेश्चन आया करते थे, जिसमें कि 100 क्वेश्चन टेक्निकल के रहते थे। 100 क्वेश्चन जो रहते थे वो टेक्निकल के रहते थे और नॉन टेक्निकल के 50 क्वेश्चन रहते थे, है ना। अब ये सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है तो इस पे भी हम बात करेंगे आगे। तो आज हम करते हैं इस पेपर को सॉल्यूशन। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें एंड लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमें कमेंट करके बताएं पेपर कैसे लगा। हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके हल करने जा रहे हैं, जिसमें हम 100 क्वेश्चन हल करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में तो हम लेके आए हैं 50 क्वेश्चंस और सेकंड पार्ट में भी लाएंगे 50। तो आज हम हल करने जा रहे हैं 50 क्वेश्चन, यानी 1 से लेके 50 तक, फिर हम करेंगे 51 से लेके 100 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाले डाइलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर होता है ऐसा, ये कह रहा है परावैद्युतिक सामर्थ्य, जो कि हमारी होती है किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर में। तो ये कह रहा है वेरिएबल कैपेसिटर। तो वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब हम वेरिएबल ही चीज लेंगे ऐसी कोई। तो हमें ये बताओ, क्या हम ऑप्शंस देखो आप, क्या होता है कि ऑप्शन बड़ा डिपेंडेंट रहते हैं कि भाई पॉलीस्प्रीन लीन आ जाए, हवा आ जाए, सेरेमिका तो खुद एक कैपेसिटर का प्रकार है, और टेफलीन की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में इसका उपयोग ना चिपकने वाले बर्तनों में किया जाता है, यानी जो दीवार में ना चिपके। तो भैया हवा क्या है? हवा तो चेंज है, तो ऐसी चीज का उपयोग करेंगे जो परिवर्तनशील हो। तो हवा ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि ये प्लेटें रहेंगी और इनके बीच में जो अचालक रहेगी वो हम इसी का उपयोग कर रहे होंगे वहां पर। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा? बी। क्या आ जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे बिल्कुल इजीली भाषा में आपको समझ में आएगा। तो याद रखें, टेफलॉन जो होता है इसका उपयोग जो किया जाता है ना चिपकने वाले बर्तनों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में। हर क्लास में डिस्कशन करता हूँ कि अगर उन्हें पेपर का लेवल बढ़ाना होगा तो वो
न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन है कि 250 वोल्ट पर मूल्यांकित 500 वाट और 200 वाट के दो बल्बों का प्रतिरोध अनुपात क्या होगा। तो आपको सूत्र पता होगा कि P बराबर हम लिखते हैं V²/R। तो हमें V भी दे रखा है और R भी दे रखा है, तो मान रखें हम, ठीक है। तो रखते हैं, मान होगा, पहले हम निकाल लेते हैं 500 वाट का। तो 500 यानी 250 इंटू 250, तो 250 से ये 2 बार कटा और ये कट जाएगा 125 बार, यानी 125 ओम आ गया। ठीक है, फर्स्ट वाली का 125 आ गया। अब हम सेकंड वाली का निकाल देते हैं। सेकंड वाली का निकालने के लिए हम वही अपनाएंगे सूत्र, 250 इंटू 250 बटे क्या जाएगा 200, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। अब हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, कैसे कि हम जब 25-25 करेंगे तो 25 का वर्ग क्या होता है 625। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले वाले का क्या आया था 125 ओम, और दूसरे वाले का हम लिख सकते हैं 625 ओम अपॉन 2, है ना। तो अब हम हल करने जाएं तो इससे हम जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या 250, यानी अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं 250 ओम बराबर 625। तो 25 से काट लो आप। तो जब आप इसे काट रहे होंगे तो कुछ नहीं, 2 यहाँ और 5 यहाँ, यानी 2:5 में इनका रेजिस्टेंस आ रहा होगा। तो आपको सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है, और सूत्र ही डिपेंड करते हैं कि आप कितने जल्दी किस तरीके से हल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट में गुजरने वाली ऊष्मा पैदा होती। हम कहते हैं कि एक चालक में, यानी जो उपयोगी धारा का विरोध करे, किसका उपयोगी धारा, यानी जो धारा जा रही है उसका जो विरोध करे उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए एक चालक में। तो अगर चालक में प्रतिरोध ज़्यादा है यानी कि विरोध ज़्यादा हो रहा है और ऊष्मा भी ज़्यादा होगी। यानी कि जूल ने भी यही कहा, H=I²RT, यही कहा कि रेजिस्टेंस बहुत डिपेंड करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, है ना। जबकि एक इंसुलेशन प्रतिरोध बहुत उच्च होना चाहिए, क्योंकि वो लीकेज करंट का, कौन से करंट का, लीकेज करंट का विरोध करता है। किसका, लीकेज करंट का विरोध कराता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित कर सकता है। मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा डिवाइस है जो चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा को रख सकता है। भाई कैपेसिटर बिल्कुल नहीं, विद्युतिक को रख सकता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर तो कर ही नहीं सकता जी। रजिस्टर बिल्कुल नहीं। इंडक्टर होता है जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं प्रेरकत्व, हिंदी में कहते हैं जिसका मात्रक होता है हेनरी रख सकता है, क्योंकि ये कॉइल का गुण है। ये क्या है, कॉइल का एक गुण है, जो कॉइल होती चोक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज वायर का मूल्यांकन संदर्भ में किया जाता है, यानी फ्यूज वायर की रेटिंग। तो फ्यूज हमें शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। दूसरी बात पूछ रहा है कि हम एक फ्यूज वायर की रेटिंग किस में लेते हैं, तो आपको हमेशा एम्पियर में लेते हैं, और ये परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और ये ऊष्मीय सिद्धांत पे वर्क करता है या कार्य करता है। किस सिद्धांत पे, तो कहोगे ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको पता होना चाहिए फ्यूज। जबकि ऊर्जा मीटर kWh किलोवाट आवर्स, एम्पियर घंटा हो गई बैटरी की क्षमता, है ना। तो ये याद तुम्हें होने चाहिए कि क्या होते हैं, वोल्ट विभव का हो गया मात्रक, ठीक है। अब आ गए क्वेश्चन, किसी सर्किट में 33 ओम का रजिस्टर 2 एम्पियर करंट ले रहा है। तो पूरे रजिस्टर में वोल्टेज, जॉर्ज साइमन ओम आए, बहुत अच्छे वैज्ञानिक रहे जिन्होंने ओम का नियम दिया। तो V बराबर क्या होता है I × R, यही है ना, I × R। ये
होता है तो रख दो मान भैया। मान क्या होगा 33 क्या है ओम। रुक जाओ 1 मिनट, सॉरी। 2 एम्पियर हो गया आई इंटू 33 ओम हो गया। तो गुणा करके आना कितना है 66 वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। लॉजिक लगाओ। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो हम मानते हैं कि आपको बिल्कुल परेशानी होने वाली नहीं है पेपर हल करने में। और पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं एग्ज़ाम के लिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। पेपर को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 7 आते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। तो आइए और सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को भेजें। तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7। इनमें से कौन सा कथन एक डीसी, एक सीरीज और समानांतर डीसी सर्किट दोनों के लिए है। यानी ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चाहे वो सीरीज सर्किट हो चाहे वो समानांतर डीसी परिपथ में, दोनों के लिए समान। तो एक्चुअल में हमें बताओ, एलिमेंट अलग अलग करंट होती, बिल्कुल होती है। सीरीज में समान होती, समानांतर में अलग अलग होती। करंट संयोजक, भाई करंट संयोजक थोड़ी होगा, यानी दोनों होंगे। तो भाई दोनों में पावर संयोजक, मतलब पावर शक्ति नहीं कह रहा, पावर संयोजक जो टर्मिनल होंगे उनकी बात कर रहा है, जो कि पीतल के बने हुए होते हैं। पीतल किन किन की मिश्र धातु है, तो कहा जाता है तांबा 70% प्लस जस्ता 30% होता है। जस्ता कितना होता है 30% होता है। तो पावर संयोजक, तो आंसर नंबर डी होगा सही। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगर क्वेश्चन क्या है, अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। पहले तो चालक का प्रतिरोध का सूत्र पता होना चाहिए कि R बराबर होता है रो L अपॉन ए। आर क्या है, चालक का प्रतिरोध। रो विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। आयल क्या है, चालक की लंबाई। और ए क्या है, चालक का क्षेत्रफल। तो उसने पूछा है आर अनुक्रमानुपाती क्या होता है ए। तो वो कह रहा है कि हम एल को 0.2 बढ़ा रहे हैं, यानी लंबाई क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो प्रतिरोध भी क्या होगा 0.2 बढ़ जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, यानी बढ़ के कितना हो जाएगा भाई 0.4 हो जाएगा, है ना। तो ये सिर्फ लॉजिक था, तो आंसर नंबर ए राइट होगा, यानी समानुपाती। जबकि प्रोकल होता है ना, रेजिस्टेंस हैज बी टू प्रोकल ऑफ लेंथ एंड रेसिप्रोकल ऑफ क्या कहोगे, एरिया, क्षेत्रफल के। अगला क्वेश्चन है 9। अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाए तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में हस्तांतरित करेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कांच की छड़ है, मान लो ये है कांच, और एक रेशम का कपड़ा है, मान लो ये कपड़ा है। अब वो कह रहा है इन्हें हमने रगड़ा, रेशम दोनों को हमने क्या किया, रगड़ा। तो कह रहा कांच की छड़ इस रेशम, तो इसके पास क्या होंगे, कोई चीज अपनी द्वारा किसी चीज को क्या देगी, जो उसके पास अधिकता होगी, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, वो ही देगी ना ये। जैसे कि आपके पास बहुत पैसा था तो आपने जाके और आपने कहा कि हम गरीबों में बांटते हैं, आपने कहा गरीब जो हैं उनके लिए हम देते हैं पैसा। तो ऐसे ही कांच ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉनों को किसको दे दिया, रेशम के कपड़े को दे दिया। और इसी को घर्षण हुआ ना दोनों के बीच, इसी से होती है कौन सी विद्युत, तो कहोगे कि विद्युत दो प्रकार की, एक गतिशील, एक होती है स्थिर विद्युत। तो जो स्थिर विद्युत होती है वो घर्षण यानी फ्रिक्शन से ही तो होती है उत्पन्न, जिसमें विद्युतीय क्षेत्र तो होता मगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। एक ही विद्युतीय प्रतिरोध के लिए समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले कॉपर कंडक्टर की तुलना में एल्यूमिनियम कंडक्टर का
कंडक्टर का वजन होता है। यानी एक ही क्षेत्रफल है और आपको ये पता होना चाहिए कि आप कभी बाइंडिंग कराने गए हो तो एल्यूमिनियम का वायर एक्चुअल में हल्का होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम का वायर जो होता है वो हल्का होता है। किससे? कॉपर से। बाकी गुण में चालकता कम है कॉपर से, प्रतिरोधकता ज़्यादा है, उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि हल्का है, सस्ता है, तन्यता भी इसमें कम है। तो एक्चुअल में अगर हम प्रतिरोधकता की बात करें तो एल्यूमिनियम में 60% आती है अधिकता, यानी कि ये इसकी चालकता है एल्यूमिनियम की। और भार की बात कर लें तो 50% क्या कहोगे कम होता है। किससे? कॉपर से। किससे? कॉपर से 50%, जबकि 60% रजिस्टिविटी ज्यादा होती किससे? कॉपर से। तो ये याद रखो। एक क्वेश्चन है इसमें आंसर की में हमें लगता है गलत हो गया है। एक क्वेश्चन है कि एक नारंगी यानी एक कलर कोडिंग पड़ी होगी आपने प्रतिरोधों की, जो कि कार्बन प्रतिरोध आते हैं। तो नारंगी, नारंगी, काला, भूरा, बैगनी रजिस्टर। तो हमें आगे के देखें तो नारंगी कितने पे आता? 3 पे आता है। नारंगी फिर कितने पे आता? 3 पे। काला कितने पे आता है? 1। तो हम कहेंगे 0। अब इसका मतलब क्या होगा? 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो एक बार करोगे तो क्या आएगा? 33 ओम। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, तो आप हमारे YouTube चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, बहुत बहुत ज़्यादा हम आपसे गुजारिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ये आपको सिंबल दे रखा है। तो ये कह रहा है ये किसका सिंबल है? तो एक्चुअल में ये है LDR का, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो ये रेखिक रूप से प्रतिरोध घटता है, यानी जब लाइट बढ़ती है तो रेखिक रूप से ये घटता है। किसका? इसका प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध घटता है। एक होता है VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी वोल्टेज बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है। PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, NTC नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ZTC जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट। कई तरीके से आप थ्योरी में कभी अब हम पढ़ाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपके लिए। अगर हम बात कर लें तो ये प्रकाश चालक भी इसे कहा हमने। क्या कहा? LDR को प्रकाश चालक भी कहा। क्या कहा? प्रकाश चालक भी हमने इसे क्या कहा? कहा। तो इसका उपयोग आपके लिए जैसे VDR का है तो वोल्टेज स्टेबलाइजर में आर को स्विचिंग यानी समन के लिए, जबकि LDR का लाइट तीव्रता मापने के लिए सेंसर होते हैं। आपके टीवी रहती है उसमें भी सेंसर, आप रिमोट चलाते हो सेंसर, यानी ट्रांसमीटर होते ना, ट्रांसमीटर हो गया, रिसीवर हो गया, जो बल्ब जलते हैं उनके अंदर आपने कोई सिग्नल ट्रांसमीटर से भेजा तो टीवी ने रिसीव कर लिया। तो इनमें सब में आपको दिखेंगे, है ना। तो सिंबल से भी अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बंद सर्किट में बैटरी के 2 टर्मिनल के बीच विभव के अंतर को बैटरी का कहा जाता है। एक्चुअल में ये कह रहा है कि भैया ये एक बैटरी और ये विभव है, ये मान के चलो ये, और ये बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? तो इसी को तो हम कहते हैं और विभव यानी टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। और इसी के कारण तो धारा का प्रभाव, सॉरी एक मिनट, धारा का प्रभाव हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? धारा का प्रभाव। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक रियोस्टेट इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियल मीटर से अलग है? तो रियोस्टेट एक्चुअल में आते हैं जिनसे हम धारा के मान को घटा बढ़ा सकें, वेरिएबल रजिस्टर होते हैं। तो इनमें इनके कहना है कि इनमें से कौन सा पोटेंशियल, क्वेश्चन में क्या कह रही थी, इनमें से रियोस्टेट इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियल मीटर से अलग है? तो भैया कम वोल्टेज का बिल्कुल होना चाहिए, नहीं तो वायर जल जाएगा। उच्च वाटेज, उच्च शक्ति की होना चाहिए ये, ठीक है। बड़ी संख्या में मोड़ होने चाहिए। मगर आप कहोगे कि इनमें उच्च वाटेज रेटिंग होनी चाहिए, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत होगा। और ये इनने कहा है क्योंकि हम इतनी उच्च वाटेज रेटिंग लेंगे तो जल जाएगा। क्या हो जाएगा? जल। बड़ी टेपिंग, कई मान में हमें
प्राप्त हो प्रतिरोध, ठीक है। आते हैं, कहा है किरचॉफ के करंट के नियम के अनुसार एक सहुमित पैरामीटर यानी मापदंड सर्किट में किसी नोड से निकलने वाली करंट का बीजगणितीय योग बराबर होता है। तो एक किरचॉफ वैज्ञानिक आए जिनने केसीएल और केवीएल नियम दिए। एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में दिख जाता है, चाहे आप, हमने अभी ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर हल करवाए जो एमपीटीओ का हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आया था इसी तरीके से। तो एक आया किरचॉफ करंट लॉ है और एक वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। तो उन्होंने कही आने वाली धारा जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के क्या होती है, आने वाली धारा और जाने वाली बराबर, यानी कि क्या होती, शून्य हो गई। यानी मान के चलो कि 1 बराबर 1, तो 1 से 1 कटा तो क्या आ गया, 0 ही तो आएगा, है ना। तो भैया यही है, तो आंसर नंबर क्या होगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक, थोड़ा सा हम नीचे करते हैं, एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज के दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित कराने पर किया जाने वाला कार्य, यानी कि कार्य आपसे वो कह रहा है कि स्थानांतरित किया जाने वाला कार्य। तो वैसे ही का वैसे ही, यानी कि एक दो बिंदु हैं, एक हो गया पॉजिटिव और ये फिर ये और ऐसे, इन दो के बीच जो काम किया गया क्या, वो वोल्टेज ही था। इसके कारण ही तो ये धारा प्रवाहित हो पाती, रेजिस्टेंस विरोध कर रहा, पावर तो खपत हो रही है। अरे अगर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में दो रजिस्टर वाला सर्किट बनाता है। तो आपको कह रहे हैं कि डिवाइस यानी कोई उपकरण एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में दो रजिस्टर वाला सर्किट बनाता है। तो हमें क्या करना है, ये कह रहे हैं इनका उद्देश्य है कि सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है, तो हम वोल्टेज को अलग, तो भाई वोल्टेज डिवाइडर लेंगे ना यार, कि वोल्टेज हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। वोल्टेज मल्टीप्लायर थोड़ी, हमें मल्टीप्लायर यानी होता है कि किसी चीज में जोड़ना, हम जोड़ेंगे थोड़ी, वोल्टेज डबलर क्यों लेंगे। तो ये समझो, वोल्टेज को जब कंट्रोल करना हो तो वोल्टेज रेगुलेटर लोगे, और वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कौन लिया जाता है, तो कहो जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है, जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना ये कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर में परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 29 होता है। एल्यूमिनियम का कितना होता है, तो 13 होता है। चांदी का कितना होता है, तो पता होना चाहिए 47 होता है। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। सिलिकॉन का कितना होता है, 14 होता है। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। यूरेनियम का कितना होता है, 92 होता है। जर्मेनियम का कितना होता है, 32 होता है। तो ये पता होना चाहिए इनमें से कौन सा घटक निश्चित जानते हो, यानी स्थिर, डीसी को परिवर्तित डीसी, तो डीसी को निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में बदलने वाले को हम कहते हैं क्या, चॉपर। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है, और साइक्लो कन्वर्टर ये जो है ये वैसे ही काम करता है। यानी आप आ जाओ साइक्लो कन्वर्टर, थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। तो साइक्लो कन्वर्टर है, ये भी निश्चित एसी को टू एसी ही करता है, यानी परिवर्तित एसी में परिवर्तन करता है। अगला क्वेश्चन हम आते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉन शब्दावली में एससीआर का विस्तार। तो एससीआर एक ट्रांजिस्टर है, क्या है, एक ट्रांजिस्टर है, जिसका फुल फॉर्म होता है, यानी एससीआर की बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। क्या होते हैं 3 टर्मिनल, कौन कौन से, तो कहोगे एनोड, कैथोड और क्या होता है, गेट होता है ना। तो ये 3 टर्मिनल होते हैं। एससीआर में पीएन जंक्शन, तो एक बात याद रखो कि जितनी लेयर ली जाती है ना, इनमें एक लॉजिक भी चलता है, उनसे एक कम जंक्शन होता है। जैसे मैं इसमें समझाऊं तो इसमें 4 क्या होती हैं, लेयर होती हैं। अगर तुम्हें मैं समझाऊं तो इस टाइप से ये होगी, ठीक है। अब इस टाइप से अगर मैं तुम्हें बताऊं तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ जाएं, फिर यहाँ जाएं, फिर यहाँ जाएं, तो पी एन
एन, तो जंक्शन 1, जंक्शन 2, जंक्शन 3 और यही पूछा तो कितने हो गए? 3 जंक्शन। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर आ जाएगा बी। तो ये आपको सोचना, ये पढ़नी पड़ेगी आपको, बिना पढ़ने के कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं कि नीचे दिए गए आरेखों में किस घटक का मानक प्रतीक है? तो देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया सिंबल से। ऊपर हमने एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर से पढ़ा था। तो एक्चुअल में जब धारा बाहर की ओर जा रही हो तो ये एन का एन मॉसफेट है, ये एक्चुअल में मॉसफेट का है, ठीक। और बाहर की आ रही हो तो ये पी मॉसफेट है। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये याद रखें। अगला क्वेश्चन आते हैं 23। एसी वितरण लाइनों में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो हमें ये बताओ, 3 फेज 4 वायर ट्रांसमिशन में ये आता ही है साथ में। 3 फेज 3 वायर बिल्कुल होता है ये। एक फेज 3 वायर यानी एक फेज हो गया, एक न्यूट्रल एक अर्थिंग हो सकती है। एक फेज 4 वायर, हमें ये बताओ, एक फेज हो सकता है, एक न्यूट्रल एक अर्थिंग, मगर ये चौथा वायर कहाँ से आ जाएगा? तो आंसर नंबर ये 2 फेज 3 वायर हो सकते हैं, है ना। तो ये समझना होगा आपको कि कैसे ये चलते हैं, कैसे इन्हें पढ़ा जाए। 24 आते हैं। एसी सिस्टम में वह चालक जो कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करंट का संवहन करते किस नाम से? एक्चुअल में जैसे ये कंडक्टर है, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, रुको। जैसे ये कंडक्टर है और इसमें हमने एक आई धारा प्रवाहित की है, तो ये इस पे प्रवाहित होगा यानी आई। तो ये स्किन इफेक्ट कहते हैं, त्वचा प्रभाव जिसे कहते हैं। ये ट्रांसमिशन लाइन में आपको देखने के लिए ज़रूर मिलता है। ये एसी सिस्टम में होता है, डीसी में नहीं होता, ये याद रखो, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है और ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होती है 0, तो डीसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि स्पिन इफेक्ट का प्रभाव कौन सी धारा पर नहीं पड़ता, तो ऑप्शन एसी भी देते हैं, डीसी, मगर आंसर होगा डीसी। अगला क्वेश्चन है कि पेल्टियर प्रभाव किसके बिलोंग में? तो एक्चुअल होता है सिविक प्रभाव होता है, सिविक इफेक्ट होता है। जूल प्रभाव मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं 26। एक इलेक्ट्रिकल प्रेस में माइका किस लिए प्रयुक्त होती है? माइका एक्चुअल में अभ्रक एक अचालक पदार्थ है, बहुत अच्छा, जिससे विद्युत का तो ये क्या है, कुचालक है, मगर ऊष्मा का ये चालक है। इसका उपयोग, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 20 से 60 किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर होती है। दूसरी बात, इसका उपयोग इसलिए करते हैं इंसुलेटर के रूप में। मैंने बताया कि विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक है। तो ये आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। आगे चलते हैं 27। यदि एक चल लोहीय उपकरणों को एक एमीटर में प्रयुक्त किया जाए तो कॉइल में ये क्या कह रहे हैं कि यदि एक चल लोहीय उपकरणों को हम एमीटर में प्रयुक्त करना चाहें तो क्या करें? तो एक्चुअल में ये बात करना होगा हमें, क्योंकि हम कन्वर्ट हो रहे हैं, इसमें होंगे मोटे तार के कम टर्न होंगे, जबकि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रभाव बदलेगा। तो मोटी तार तो हमें रहने दें, मगर अधिक टर्नों की संख्या क्या कर दें? बढ़ा दें। पीएमएमसी परमानेंट मूविंग कॉइल, जो कि सिर्फ डीसी पे वर्क करता है, उसकी बात कर रहा है। एक स्थायी चुंबक चल कॉइल उपकरणों में विक्षेपण किसके समानुपातक है? तो भैया धारा के भी होता है, वोल्टेज के भी होता है, अगर ऑप्शन में ये होते हैं। वायु अंतराल फ्लक्स के भी होता है, प्रभावी कॉइल के भी होता है, कॉइल में से गुजरने वाले मैंने करंट बताया, टर्नों की संख्या ने ऑल अबाउ सभी के होता है। ये सिर्फ डीसी पे वर्क करता है। आते हैं स्थायी चुंबक गतिशील उपकरणों का स्केल होता है, तो हमेशा याद रखो यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, रेखिक तरीके से होता है, रेखिक तरीके से होता है। अगला हम आते हैं 28 क्वेश्चन। गतिशील कॉइल स्थायी चुंबक उपकरणों को फ्लक्स मीटर किस में प्रयुक्त किया जा सकता है? यानी ये क्या कह रहा है, एक मिनट नीचे आए।
ये कह रहे हैं कि गतिशील कॉइल चुंबक उपकरण को फ्लक्स मीटर किस प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है। तो हमें बताओ कि हम नियंत्रण स्प्रिंग को अधिक जड़त्वीय घूर्ण का बना दें। एक्चुअल में नियंत्रण स्प्रिंग का काम होता है कि अनंत से शून्य तक लाना, है ना, समझ गए। और डिफ्लेक्टिंग का होता है कि इधर से यानी शून्य से अधिकतम, और इनके बीच में डैम्पिंग करता है जो कंपन से रोकता है। तो हम इसको जड़त्व का नियम पढ़ा होगा आप सभी ने, तो आंसर नंबर ई आ जाएगा। अब इनकी थ्योरी में इन्हें अच्छे से समझा पाते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है, फिर वीडियो लंबी चली जाती है, फिर दिक्कत होती है। निम्नलिखित में से मापने के लिए मेगर प्रयुक्त होता है। तो एक्चुअल में जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है जो कि मेगा ओम में होता है, इसे मापने के लिए ही हम उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का उपयोग करते हैं, जो 500 से 1000 वोल्ट वाले उपयोग होते हैं। यदि क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और 300 आरपीएम की गति है तो सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति। मैंने ट्रेनिंग ऑफिसर में भी इसके 2 से 3 क्वेश्चन दिखाए, वहाँ भी आए थे और यहाँ भी आए। तो हमने सूत्र बताया था कि F बराबर होता है N इंटू पी अपॉन 120। तो रख दो, N भी दे रखा है, यानी 4 इंटू 3 अपॉन 20, 0 से 0 ये गया 3 बार और इससे काटोगे 10, तो ये आ गया 10 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है, आवृत्ति की इकाई। तो आंसर नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं कि 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर के एक परिक्रमण में होकर गुजरी हुई इलेक्ट्रिकल डिग्री की संख्या क्या होगी। एक्चुअल में अगर हम बताएं तो वो ये कह रहा कि ये इलेक्ट्रिकल एक डिग्री जा रही है ये, तो ये कितनी होती है 360। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें निकालने का, जो इलेक्ट्रिकल डिग्री जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है 180 इंटू डिग्री इंटू पोलों की संख्या, या फिर लिख सकते हो इसी का एक सूत्र होता है 360 डिग्री इंटू पोलों की संख्या, पोलों के जोड़ों की संख्या, जोड़ों की संख्या। तो आप रखो 360 या 180 रख लो, 180 इंटू 6, तो भाई 0 का 0, 6 7 42, 6 8 48, बचा 4, 6 कम 6 4 10, तो कितना गया 1080 डिग्री। तो ये आंसर नंबर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक, तो आंसर नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम बिजली के जनरेटरों में पता लगाने के लिए क्या किया जाता है। तो एक्चुअल में फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आता है जो कि जनरेटरों पर लागू है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आता है जो कि ऐसा मोटरों पर लागू होता है। क्या होता है, मोटरों पर लागू होता है। तो एक्चुअल में जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है वो एक टॉर्क किस दिशा में उत्पन्न हुआ उसी की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और जनरेटरों में प्रेरित ईएमएफ की दिशा क्या है उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज है। दूसरी बात इसमें याद रखो फ्लेमिंग में कि थंब गति दिखाता है, फर्स्ट फिंगर चुंबकीय क्षेत्र और मिडिल फिंगर ईएमएफ की दिशा को बताती है। तो ये याद रखें। एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए स्लिप रिंग होती हैं। तो देखो फेजों की संख्या कितनी भी हो जाए अल्टरनेटर में ही 2 स्लिप रिंग होती हैं, और इसमें कौन सा होता है तो कहोगे शंट जनरेटर का उपयोग एक्साइटेड के रूप में हम लगाते हैं, एक्साइट करने के लिए किसको, रोटर को, है ना। अगला क्वेश्चन है कि एक अल्टरनेटर संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो भाई अब हमें कथन पूरे पढ़ने पड़ेंगे जब हम समझ पाएंगे। तो एक अल्टरनेटर के संबंध में बताना है। पहला है यह स्टेटर से आपूर्ति लेता है, बिल्कुल लेता है। हम एक्साइटेड करें ना, स्टेटर से कर सकते हैं, रोटर से कर सकते हैं, या एसी और डीसी दोनों उत्पन्न कराता है। अल्टरनेटर चाहे एसी का हो चाहे डीसी का जनरेटर हो, दोनों में उत्पन्न होने वाली क्या है, एसी अल्टरनेटिंग करंट। यही मिल गया। और पढ़ लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन कराता, बिल्कुल इसकी आर्मेचर स्थिर होता हो सकता है। इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, वी, क्या हो जाएगा वी। अगला क्वेश्चन आते हैं कि इंडक्शन मोटर
किस सिद्धांत पर काम करती? तो भाई जैसे जनरेटर अभी मैंने अल्टरनेटर, तो ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है अल्टरनेटर, तो वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे हमारी मोटर काम करती है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर? तो एक्चुअल में एक मान के चलें तो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होती है रिलक्टेंस, क्या होती है? रिलक्टेंस मोटर, सिंक्रोनस मोटर, और एक होती है हिस्टैरिसीस मोटर। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन आते हैं कि सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग बाइंडिंग के लिए लगाई जाती है। एक्चुअल में डैम्पिंग बाइंडिंग के उद्देश्य कई होते हैं, हंटिंग दोष को, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। मैंने ट्रेनिंग ऑफिसर वाले पेपर में से और विस्तार से बताया था। स्टार्टिंग टॉर्क हो, शोर कम आए, एडी करंट लॉस कम हो। वैसे तो दोनों में हम अगर जाएं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये बाइंडिंग लगाने का एक ही उद्देश्य है कि स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना और हंटिंग जो दोष हो रहा है लोड बढ़ने पर उसे कम कराना। तो ये ए और बी, तो आंसर नंबर ई हो जाएगा, है ना। ये शोर को, स्तर को कम करना, उसके लिए हम अलग देखेंगे कि भैया किस कारण से शोर हो रहा है, कंपन को कम करेंगे। एडी करंट, तो भाई कोर को लैमिनेटेड बनाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाए जाने पर इसकी चाल द्वारा सीमित होती है। तो देखो मोटर जब चलती है तो उनमें एक यांत्रिक लॉस होते हैं जो कि वायु घर्षण हानियां होती हैं, विंडेज और घर्षण हानियां होती है, ये नियंत्रित। एक्चुअल में ये एक सीरीज मोटर है, मगर सीरीज मोटर क्योंकि ये यूनिवर्सल मोटर सार्वभौमिक मोटर एसी व डीसी दोनों पर काम करती है। लोड के व्युत्क्रमानुपाती इसकी गति होती है, तो ये लोड से प्रभावित होगी। अब उस समय ये नियंत्रण कर लेती है। अपने मिक्सर ग्राइंडर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन आते हैं, तो हम कहाँ पहुँच गए? 40 यानी 40 हो गए हैं। 41 आते हैं, मोटर से ग्रिलिंग और टाइमिंग युक्ति के लिए होते हैं। तो जैसे आपकी टाइमिंग आइमिंग के लिए, जैसे शोर कम चाहिए हो यानी कम हमिंग के लिए, तो वो तो आती है हिस्टैरिसीस मोटर। और भाई टाइमिंग आइमिंग वाली सिस्टम चाहिए तो रिलक्टेंस मोटर आती है, यानी अनएक्साइटेड सिंगल फेज मोटर आती है। अगला क्वेश्चन है कि एक डीसी मशीन में कॉपर हानि कुल पूर्ण भार हानि के लगभग है। तो एक मशीन में अगर हम तुम्हें बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई हानि होती है तो वो कॉपर हानि होती 30 से 40%, चाहे वो एसी की हो चाहे डीसी की। कॉपर लॉस प्रतिरोध के कारण, बाइंडिंग में प्रतिरोध के कारण होता है ना, क्योंकि ये एक परिवर्तनशील अस्थिर हानि है। अगला क्वेश्चन है कि बार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मुख्यतः पद्धति। तो एक्चुअल में ये डीसी जो मोटरें होती हैं, सभी मोटरों को हम गति को नियंत्रण यानी गति, कई गतियां प्राप्त कर सकें, घूमने की दिशा बदल सकें, करते हैं। इसमें 3 मशीनों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक 3 फेज इंडक्शन मोटर, एक जनरेटर और एक मोटर की आवश्यकता होती है। डीसी मोटर की क्या होती है? आवश्यकता होती है। उससे करते हैं तो हम जनरेटर के वोल्टेज के मान यानी डीसी जनरेटर बदल के करते हैं, यानी आर्मेचर वोल्टेज के मानों को बदलकर हम बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थ्री फेज नहीं, कक्षा 3 सेरेमिक कैपेसिटर के ढकते हुए रूप में उपयोग किए जाने वाला सबसे आम यौगिक यानी होता है कंपाउंड। तो कौन सा कंपाउंड होता है उपयोग? तो याद रखना, बेरियम टाइटेनेट का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? बेरियम टाइटेनेट का उपयोग इसमें हम कराते हैं। तो आइए अगला ये याद रखने पड़ेंगे, डीसी शंट मोटर भी कहलाती। तो भाई डीसी शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कैसी होती है? पतले तार अधिक टर्न की, तो उसका जो फ्लक्स होता है नियत होता है, इसलिए इसे नियत गति वाली मोटर, यानी लोड बढ़ने पर कुछ गति इसकी क्या होती है? घटती है। बाकी मोटर स्थिर गति से चलती है, तो याद रखें। अगला क्वेश्चन आते हैं, यदि ई एक्चुअल में ई बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं मोटर के बैक ईएमएफ को। कह रहा है ई डीसी मोटर का बैक ईएमएफ है और बी टर्मिनल वोल्टेज यानी वोल्टेज अधिकतम शक्ति के लिए। तो एक है कि या तो ई बी जो है वो
टर्मिनल वोल्टेज के आधे के बराबर हो जाए, या ईबी जो है, सॉरी रुकना, या फिर ईवी जो है वो भी जो है वो ई के 2 गुने के बराबर हो जाए, यानी क्या हो जाए 2, यानी जैसे कि 250 वोल्ट है तो ईबी 125 वोल्ट हो जाए, और 125 वोल्ट अगर ईबी है तो 250 वोल्ट क्या हो जाए, भी हो जाए टर्मिनल वोल्टेज। तो क्या है आंसर नंबर, क्या आ जाएगा, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 47। यदि डीसी मोटर के लोड रहित, लोड यानी बिना लोड के 1350 आरपीएम है, रेवोल्यूशन पर मिनट है, और पूर्ण लोड पर 1150 आरपीएम है, तो इसकी वोल्टता नियमन बताएं। वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या होता है, रेगुलेशन बराबर होता है, अगर हम लेकर चलें, वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन वी एफ एल इंटू 100। तो हम यहाँ एल लगा लें तो क्या कोई दिक्कत है, गति आ गई है तो गति लगा लेते हैं, तो हम रखते हैं सूत्र में मान और निकालते हैं आंसर बड़ी इजी तरीके से। तो इनने कहा कि भैया वी एन एल माइनस वी एफ एल, तो 1350 में से 1150 जाएगा तो कितना बचेगा, कहोगे भैया 200 बचेगा, 50 गया, बच गया कितना 1200, लो भैया ठीक है, यानी 1000 बचा तो 200, फिर 1150 फुल लोड हो गया गति, और 100 का 100 काई के लिए परसेंट, 0 से 0 कटा 0, ये कितने कट गए, तो ये कहोगे भैया ये कट गया हमारा 23 बार 5 से, और ये कट गया भाई 4 और 40 बार, ये 400 हो गया। इस 400 में इस 23 से, किससे, इस 400 में इस 23 से भाग दोगे तो 23 से कम 23 हो गया। अब बच कितना गया, बच गया भाई 23 से कम 23, यानी बच गया 70, 170 तो 17 23 सत्ते 161 होते हैं। तो आप जाओगे तो ऐसे करके लगभग 17 दशमलव कुछ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लें हम, हमें सी दिखाई दे रहा है, क्या आ रहा है, सी, ठीक है। 48 आते हैं, तो एक डीसी स्टोरेज मोटर की स्पीड आर्मेचर करंट विशेषता होती है। तो एक्चुअल में ये पूछ रहा कि ये एक डीसी सीरीज मोटर, सॉरी रुकना, ये है, और इसकी आर्मेचर करंट विशेषता क्या होती है। तो जैसे हम आर्मेचर करंट स्पीड जैसे गति मान लें, तो ये एक्चुअल में पहले तो बढ़ती है ऐसे, इस तरीके से पहले तो बढ़ती जाती है सामान, और फिर ऐसे बदल जाती है। तो क्या हो गई, ये क्या हो गई, आयतकार हुई और अति परवलय हो गई। तो आंसर नंबर ए आ गया। डीसी सीरीज मोटर बिना लोड के चालू नहीं करनी चाहिए, बहुत अधिक टॉर्क होता है इसमें। कौन सी डीसी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंपों में अनुप्रयोग प्रयुक्त होती है। तो भैया हम ऐसी मोटर का उपयोग, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंपों से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि चयन कैसे करें, पानी फेंकने वाली पंप, तो हम ऊंचाई के अनुसार करते हैं कि भाई कितनी गहराई से पानी खींचना, यानी उसकी लेंथ क्या है। ठीक, पहले तो हम वहाँ पे लेते स्थिर गति, क्योंकि हमें वहाँ पे चाहिए संट मोटर, और संट मोटर स्थिर गति वाली मोटर है, क्योंकि हमें पानी एक गति से फेंकना है, ऐसा नहीं कि कभी तेज आ जाए कभी कम ही आ जाए। और इस पार्ट का हम लास्ट क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं कि डीसी शंट मोटर में चाल नियंत्रण के लिए आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण पद्धति और रियोस्टेट नियंत्रण पद्धति में परिवर्तन होता है। तो एक्चुअल में गति नियंत्रण की ये दो विधि तो बहुत हैं। तो